नीरज मुंबई में टेलीविज़न जगत में, फिल्म जगत में, वेब सीरीज़ में धमाल मचा रहे हैं। करीब 15 से 18 साल लगभग मुझे हो गए हैं मुंबई के लिए रवाना। जब मैं हुआ था पहली बार 2000 रुपये लेके घर से गया था मैं। रूम होता था 10 बाई 10 का, उसमें 3 पलंग होते थे, उसमें 800 रुपये एक पलंग का चार्ज लगता था। तो बालाजी में पूछा मैंने कि भाई मैं एक्टर हूँ, मुझे ऑडिशन। तो बोले किसने बुलाया आपको? तो मैंने बोला कि बुलाया तो नहीं किसी ने, मतलब ऐसा नहीं बोलते, ऐसे अंदर जाने नहीं मिलता है। क्या था वो जिसने ये तय किया कि जबलपुर छोड़ के अब तुम मुंबई जाओगे? तो मैं वहीं घर वालों को क्या कह के गए थे? सेट पे पहुंचे तो मेरे जैसे और गुलाबी पगड़ी वाले खड़े हुए थे। मतलब मैं क्राउड का काम था वो टोटल। हाँ। वो वेब सीरीज़ और टीवी सीरियल, फिल्में कुछ गिना दिए जिसमें आपने काम किया है? कहीं हम किसी जगह मिले थे किसी के थ्रू, जब वो नवाज भाई कुछ भी नहीं थे, तो नवाज भाई नहीं थे। हाँ, जब नवाज भाई नहीं थे तो जबलपुर का हूँ मैं करके वो मुझसे, अरे जबलपुर के हो? अरे क्योंकि उनकी जो वाइफ है जबलपुर की है। हाँ। ऐसे 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो मिल नहीं पाए। तो उस टाइम मैं गलत था एक्चुअली। मैंने सोचा कि नवाज भाई अब अपने को लगा कि हाँ तो बड़े बन गए तो हमसे मिल नहीं रहे, हमारे साथ बैठते थे, हमारे साथ उठते थे। हमारी इंडस्ट्री में काला तो विलन, गोरा तो हीरो। ये परिभाषा चलती है उधर। तो क्या नीरज मध्य प्रदेश में कोई प्रोडक्शन चालू करेंगे अपने अनुभव के आधार पे, और यहाँ के कलाकारों के साथ मिलके कोई वेब सीरीज़ लाएंगे? ऐसा कभी सोचा आपने? नमस्ते, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ नीरज हैं। नीरज मुंबई में टेलीविज़न जगत में, फिल्म जगत में, वेब सीरीज़ में धमाल मचा रहे हैं और हमारे संस्कार धानी के बहुत पहचाना हुआ नाम है। बहुत सालों से हमारा परिचय है। नीरज, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। सर, करीब 15 से 18 साल लगभग मुझे हो गए हैं मुंबई के लिए रवाना। जब मैं हुआ था पहली बार तो 2-3 साल तो काफ़ी मुश्किलें हुई, और सबसे पहला जो मेरा ऑफिस था वो बालाजी टेलीफिल्म्स था। तो हमारे यहाँ 90 स्टूडियो है, जहाँ पे जो स्ट्रगल के लिए बंदे आते हैं वो 50 रुपये की एक कॉपी होती थी जो निकालते थे फ़ोटो की। तो पैसे उस समय बहुत कम, 2000 रुपये लेके घर से गया था मैं। तो मैंने 5 फोटोग्राफ्स उधर से क्लिक कराए, कपड़े वही देते थे। हाँ। 50 रुपये के हिसाब से 500 रुपये में फ़ोटो खींच गए। वो फ़ोटो के पीछे पहले ही क्या चलता था कि फ़ोटो के पीछे नाम, एज, हाइट और आपका एक्सपीरियंस जो भी थिएटर वगैरह, तो ये सब चलता था। वो फ़ोटो आपको ड्रॉप करना होती थी। तो फ़ोटो कहाँ ड्रॉप करना होती थी? प्रोडक्शन हाउसेज में। तो बस जैसे ही हमने अपना सब अस्त्र शस्त्र लिए, और उतना ज़्यादा मुझे आइडिया और नॉलेज तो था नहीं, लेकिन वहाँ के जो पुराने लोग थे, जहाँ मैं यूनिटी कंपाउंड में रहता था जुहू में, पीजी, एक जो रूम होता था 10 बाई 10 का, उसमें 3 पलंग होते थे, उसमें 800 रुपये एक पलंग का चार्ज लगता था। तो वहाँ स्टार्ट किया रहना। वहाँ के जो सीनियर लोग थे जो बहुत सालों से उधर रह रहे थे, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करो, ये फ़ोटो यहाँ से खिंचाओ, ये ऑफिस है, वो ऑफिस है। उन्होंने एड्रेस दिए मुझे, काफ़ी हेल्प की लोगों ने। तो सबसे पहला ऑफिस मैंने बालाजी का चुना कि मैं बालाजी जाऊँगा आज, क्योंकि टीवी का। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं अपन? ये 2005 के आसपास। 2005 जी। ओके। तब क्या उम्र थी आपकी? उम्र मेरे हिसाब से जैसे अभी मेरी है 38 है। ओके। और मतलब 2023 में हम अभी। हाँ, ओके। मान के चलिए कि वही 22-23 साल। अच्छा। और मुझे लगता कि मैं बहुत जल्दी चला गया था, मतलब मैच्योर। दाढ़ी भी मेरी ना अभी इतनी आती थी सिर्फ। अच्छा। ये गाल में आती नहीं थी। हाँ। तो लोग ऐसा था कि लोग भी परेशान होते थे कि यार भाई, ना ये बच्चे ही है ना ये बड़ा ही है। तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस चीज़ को लेकर। अच्छा, उस दौर बालाजी का था? हाँ, बालाजी का मतलब टेलीविजन का बहुत अच्छा था। वेब सीरीज तो नहीं आई थी तभी। हाँ। फ़ोन भी तब मैं जब गया था तब फ़ोन कॉल मेरी मतलब सेलुलर फ़ोन जो मेरे टाइम पे ही आए, पेजर चलते थे तभी। और इनकमिंग का भी 2 रुपये लगता था, आउटगोइंग का भी 2 रुपये लगता था, ऐसा फ़ोन का स्टार्ट हुआ। फिर पहला जब बालाजी पहुँचे तो फ़ोटो बड़ी कीमती थी कि भाई 5 निकाली हैं, अब उसको संभाल के चलाना है। एक फ़ोटो की मतलब 3 कॉपी मिलती थी हमें। तो बालाजी में पूछा मैंने कि भाई मैं एक्टर हूँ, मुझे ऑडिशन। तो बोले किसने बुलाया आपको? तो मैंने बोला कि बुलाया तो नहीं किसी ने, मतलब ऐसा नहीं बोलते, ऐसे अंदर जाने नहीं मिलता है। अब ये बॉक्स लगा था बाहर एक, जिसमें सारे आर्टिस्ट लोग ड्रॉप करते थे फ़ोटो। तो बोले आप अपना जो फ़ोटो ना इसके अंदर, डब्बे के अंदर डाल दो।
अरे मैंने कहा नहीं, डब्बे में नहीं डालूंगा यार, कोई हो तो किसी को दूंगा हाथ में, ऐसे डब्बे में नहीं डालूंगा, आप लोग फेंक दोगे। नहीं नहीं सर, देखते हैं फोटो है सब। तो मैंने फोटो नहीं डाला, मैं चला गया। फिर उसके बाद बालाजी गए नहीं कभी। मतलब पहली बार में ना बड़ा डिसअपॉइंट हो गया कि यार ये क्या, मतलब मुझे तो, क्योंकि जब आता है ना बंदा अपने शहर से तो वो कुछ और सोच के आता कि मैं जाऊंगा और बस मेरे लिए लोग बैठे तो बाकायदा इज्जत से मतलब बुलाएंगे ऑडिशन कि अरे कहाँ थे नीरज अभी तक? हाँ लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैंने फोटो नहीं डाली। फिर बड़ा पहली बार बड़ा उदास हो गया था कि यार तो मिलने ही नहीं मिला। हाँ। कैसे होगा फिर ये बालाजी में कैसे जाएंगे हम, क्योंकि सीरियल का जो दौर था वो उनके मेन समझो करता धरता वही तो, जो इंडस्ट्रीज को चला रहे थे, टीवी इंडस्ट्रीज को। तो फिर मैंने बालाजी छोड़ के फिर मैं दूसरी जगह जहाँ जो बताता था वैसे जाने लगा प्रोडक्शन। तो बम्बई, मेरा सवाल ये है कि क्या था वो जिसने ये तय किया कि जबलपुर छोड़ के अब तुम मुंबई जाओगे और वहाँ पे ये स्ट्रगल शुरू करोगे? जी एक्चुअली जो प्रेरणा होती है ना, मतलब मैं आपको बता दूं, बचपन के मतलब मुंबई तो काफ़ी टाइम बाद में गया। जब मैं करीब 15-18 साल का था स्कूल में, तब मुझे ना, मैं जब फिल्में देखता था या टीवी पे, तो टीवी तो हमारे यहाँ होता नहीं, तो हम बाजू वाले के यहाँ जाके देखते थे बैठ के सब। तो उसमें जब बॉम्बे का कुछ सीन दिखते थे ना कि ये मुंबई शहर की जो शूट वगैरह जो फिल्में होते थे, तो वो जब मुंबई की गलियाँ देखता था और उधर की सारी चीज़ें, समुंदर, तो बड़ा एक अट्रैक्शन होता था कि यार ये अपनी जगह है, ऐसा लगता था। मतलब अब हालांकि हैदराबाद को इसको देख के ऐसा नहीं फील होता था, लेकिन मुंबई में ऐसा लगता था कि ये अपना है करके, कुछ है कनेक्शन इससे। तो ये बहुत मतलब मुझे वो करता था कि नहीं यार, और फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं एक्टिंग का, या आपके परिवार में कोई कुछ भी नहीं, टेलीविजन में रहा हो, फिल्म में रहा हो? फादर क्या करते थे आपके? फादर हमारे मतलब हमारा उस टाइम पे तो ट्रांसपोर्ट का छोटा मोटा काम था। पापा हमारे किसी दोस्त के साथ उनकी ट्रांसपोर्ट में जॉब करते थे वो। अच्छा। जब हम छोटे थे तब हमारा एक शॉप भी हुआ करता था गुरंदी में। तो किसी कारणवश वो सब सारी चीज़ें चली गई, मतलब बिक गई, छोड़ दी गई। तो सब हम लोग रेंट के एक रूम में रहते थे फूटा ताल में पहले। तो मेरा जो जन्म है उसी साइड हुआ है, फूटा ताल के आसपास। बाद में जब हम 5-6 साल के हो गया मैं, तो गढ़ा आ गए हम लोग। गढ़ा, फिर उसके बाद गढ़ा में ही है तब से। तो 4-5 घर बदले। उसके बाद में मुंबई में ना कुछ मैंने 2-3 साल जब स्टार्टिंग के जब दौड़ भाग की, मैच्योर नहीं था उतना मैं, ना मैं एक्टिंग में मैच्योर था, क्योंकि बहुत बड़ा मैंने कोई कोर्स नहीं किया था इसका। विवेचना से मैंने कुछ एक वर्कशॉप किया था विवेचना में। विवेचना रंगमंडल जी, अरुण पांडे जी। तो जबलपुर से जो बहुत सारे कलाकार बम्बई जाते हैं, अधिकतर विवेचना रंगमंडल तो एक बार होके, बिल्कुल हाँ। मतलब वो एक पहला कदम है, ऐसा मुझे लगता है जी। तो आप जब वहाँ पहुँचे मुंबई जी, कोई ऐसा गाइड कर रहा था कि इतने पैसे लेके आओ, इतना खर्चा आएगा, यहाँ रुको, इससे मिलो, या सब कुछ? नहीं, कुछ नहीं। मैं क्या हुआ, भगवान को बहुत मानता हूँ। मतलब जो विश्वास होता है ना, पूरा एक्चुअली पूरा विश्वास का एक खेल है, जो ऊपर वाले से कनेक्शन, या मतलब अब विश्वास है तो सब कुछ हो जाता, नहीं है तो नहीं। तो त्रिपुर सुंदरी माता है हमारे जबलपुर में अपने, आपको तो पता ही होगा। तो नवरात्रि के दिन ना मैं गढ़ा से त्रिपुर सुंदरी माता तक ना लेटते हुए गया था, जो दंड भरती हो जाते हैं ना। हाँ। ये कामना लेके कि भाई मुझे माता रानी, मुझे मुंबई जाना है। अच्छा। तो लेटते बहुत सारे मेरे दोस्त लोग शामिल थे, इसमें रॉकी भी था, रॉकी भी मेरे साथ गया था। तो 5-6 घंटे लग गए पहुंचने में। पहुंचे, उनसे प्रार्थना की नवरात्रि में कि भाई हमें मुंबई पहुंचा दो, एक्टर बनना है। तो माता रानी का चमत्कार ऐसा था कि 15 दिन के अंदर ना ऐसा कुछ सारा माहौल जम गया, कुछ सिम्टम जैसे सब सारी चीज़ें हो गई कि पहुंच गए। हमारे एक बड़े भाई जैसे हैं, एक लियोन माइकल, तो मुंबई में वो रहते थे। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा हो गया है इंतज़ाम, आ जाओ। तो जब मैं गया अंधेरी स्टेशन से, उनको कॉइन बॉक्स से कॉल किया। उन्होंने कहा यार वो तो हो नहीं पाया। तो मैंने कहा यार भैया बताना तो चाहिए था आपको। अरे बोलते वो टाइम नहीं मिला यार, बोलने का काम में बिजी में था। तो क्या करें। और तुम मुंबई पहुंच चुके? हाँ, अंधेरी स्टेशन में खड़ा हुआ था मैं वेस्ट मैकडोनल्ड के पास। अच्छा। तो बोले कि अभी कुछ नहीं हो पाएगा, जो जहाँ से बात कर रहे थे वहाँ पे नहीं हो पाया रहने का, पैसे वैसे भी ज़्यादा थे नहीं। तो उन्होंने कहीं पे बात की थी पीजी के लिए। तो ना उन्होंने सैंडर्ड रोड में एक लॉज है, इंडियन लॉज, पूरा मुस्लिम एरिया है, मटन टंगे हुए, ऐसा पूरा खतरनाक एरिया। तो
वो आए, हमें लेके देरी से सेंटर रोड गए। तो उधर 120 रुपये पर डे के हिसाब से लॉज में ना मैं और रॉकी रुके उधर। तो रॉकी के पैसे चोरी हो गए उधर लॉज से, किसी वेटर ने जिसने भी कर ली, जो 2000 लेके आया था। तो मेरे पास बचे थे वो 1800-1900 रुपये। तो मैंने बोला तू अपन चला लेंगे। नहीं यार मैं तो मैं जाना पड़ेगा मुझे। तो रॉकी वापस आ गया और मैंने बोला मैं वापस जाऊंगा तो घर वाले दोबारा आने नहीं देंगे। तो मैं वहीं रुक गया। घर वालों को क्या कह के गए थे कि भाई मुंबई जा रहा हूँ, उधर कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करूंगा, हाँ, और एक्टिंग के लिए ट्राई भी करूंगा। घर वालों ने सपोर्ट किया या? हाँ, सपोर्ट किया था कि ठीक है। जब मेरा बीकॉम कंप्लीट हो गया था, अच्छा, और लॉ की पढ़ाई मैंने मुंबई में रहते हुए की। अच्छा। मतलब एडमिशन एनएस लॉ कॉलेज में मेरा एडमिशन था। हाँ। और काफी लोगों ने मतलब उसमें सपोर्ट भी किया। प्रॉपर एलएलबी किया हुआ है? हाँ, लॉ किया है, 2006 का पास आउट हूँ। अच्छा। रजिस्ट्रेशन भी है बार काउंसिल में। बीकॉम एलएलबी और रजिस्ट्रेशन भी है? रजिस्ट्रेशन भी, मतलब इवन मैं कोर्ट भी जाता हूँ जब मैं जबलपुर आता हूँ तो। अच्छा। अगर जैसे 10-15 दिन के लिए आया तो मैं उसमें से 10-15 दिन में समझो 5-6 दिन जाता हूँ। मदर भी मेरी लॉयर हैं, श्रीमती गीता राज। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है कि नीरज अधिकतर वेब सीरीज में और सीरियल में विलन के कैरेक्टर ज़्यादा मिले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। पर नीरज एक वकील है। क्रिमिनल लॉयर है। तो सिलसिला काफ़ी लंबा है। मतलब जैसे तैसे उन्होंने उधर रोक दिया मुझे, रॉकी वापस आ गया। फिर मैंने उधर से जो रॉकी के दोस्त थे, एक मेरा था एडविन नारायण झारिया, जो गणेश हेगड़े के पास डांस करते था वो। तो वो रॉकी का दोस्त था। तो रॉकी के उसको कॉल किया तो उसने बोला कि ठीक है मैं करता हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो जबलपुर के लोगों से बड़ा वो था। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि उसको लोगों से मिला फिर, और जबलपुर के लोगों से को घर पे बुलाया उसने। फिर वो जाके उधर बोलते अरे वो तो बॉम्बे में, वो बोलता बॉम्बे में रहता, बॉम्बे तो चौल में रहता है, वो तो ऐसा ऐसी जगह खाना है। मतलब बुराइयाँ करते थे। तो वो थोड़ा जबलपुर के लोगों से को अवॉइड करता था वो। तो ये मैंने भी बहुत देखा है कि जबलपुर में जब तक हम बम्बई नहीं जाते और कुछ समय वहाँ का स्ट्रगल नहीं देखते, तब तक हमारी बहुत गलत फहमियाँ रहती हैं। बिल्कुल। और वहाँ का स्ट्रगल जो है वो अच्छों की परीक्षा ले लेते। बहुत मुश्किल। मतलब अगर मैं तो बोलता हूँ कि जिसके पास अगर जबलपुर में सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी, सब कुछ अच्छा है, तो वैसा आदमी ना वो ग्राउंड जीरो से मतलब वो नहीं कर सकता स्ट्रगल। बहुत मुश्किल है थोड़ा। उसके लिए अलग जज्बा चाहिए एक्चुअली। वो जो सन्यासी हो, एक पागलपन बोल सकते हो आप इसको। समझदार आदमी नहीं बनता एक्टर। मतलब बहुत वो मिल जाए उसको ब्रेक कहीं से तो वो उसको कर लेगा वो। हाँ। कि चलो कहीं लिंक मिल जाए। लेकिन अगर कोई बोले कि बिल्कुल जीरो से जाओ, आप कोई जानता नहीं है आपको, आप जाके आपको उधर अपना मुकाम बनाना है, आपका रिलेशन बनाना है। और ये जो बहुत सारे रिजेक्शन भी झेलने हैं। अरे बहुत, मतलब 100 जगह जाएंगे आप, तब जगह आपको एक जगह काम मिलेगा, ऐसा है। अच्छा। और थोड़ा सा कुछ पॉइंट भी, जैसे मेरा ऐसा मानना है कि जब हम स्ट्रगल करते हैं, ऐसी कि 100 ऑफिस हैं तो हम 100 ऑफिस में जा रहे हैं, सब जगह मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आ रहे हैं कि तो उसके बाद मैंने ऐसी कुछ चीज़ें नोटिस की हैं कि वो 100 में काम नहीं मिलके ना, जहाँ हम कभी नहीं गए उधर से हमें कॉल आ जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो हमने मेहनत 100 जगह की है ना, तो उसका फल हमें उधर से मिल गया। तो मतलब जो आप मेहनत करते हो ना, तो वो उसका आउटपुट तो आता ही है। पर जाना है सब जगह आपको। हाँ, जाना सब जगह है। मतलब उसने मना कर दिया तो भी जाना है। और इधर पे टाइमिंग ऐसा होता है ना कि जो अगर आप जनवरी में गए, आपने बोला कि सर मैं एक्टर हूँ, ऐसा है, तो यार अभी तो कुछ नहीं चला, अभी क्या फरवरी मार्च अप्रैल में आओ आप, तो आप सोच सकते 3 महीना मतलब आपको वेट करना है। और 3 महीने में आपको घर से पैसे बुलवाते हो, आप कैसे करते हो? स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब कुछ ज़्यादा कुछ सोर्सेज नहीं थे, पता नहीं था, तो घर से मैंने 2000 रुपये लेके आया था। हाँ। उसके बाद घर वाले कभी 1000 रुपये, कभी 1500 रुपये ऐसा भेज देते थे। उतने में महीना निकल जाता था? अरे बड़ी मुश्किल से, मतलब निकलना क्या। जुहू में एक जगह थी यूनिटी कंपाउंड, जहाँ पे मैं रहता था, उधर 800 का वो लगता था, सब फिक्स था, बंधा हुआ। बस में घूमता नहीं था, पैदल जो जुहू से निकलते थे, एक अपना बैग लेके, पानी की बोतल, ये सब सारा मतलब पैदल ही चलता था सब। ऑटो का तो शक्ल नहीं देखी थी उस जमाने में, बहुत बड़ी बात थी। ऑटो में बैठ के तो अभी पूरा गड़बड़ हो जाएगा बजट। तो एकता नगर एक रॉयल बस स्टॉप है जुहू में। ओके। वो जुहू के किनारे ही ना एक बाकड़ा लगता था, उसमें एक अन्ना राइस दाल और सब चिकन करी, फिश करी ऐसा लेके, मतलब फिश नहीं रहती थी उसमें, सिर्फ करी रहती थी।
तो और कितने 10 रुपए की 10 रुपए की थाली? 10 की उसमें सब नहीं रहता, चावल रहता तो उसके ऊपर आपको पेट भर जाएगा आपका। हाँ, तो वही महीनों चलाया। फिर क्या हुआ पैसे खत्म हो जाते थे, महीना चलता नहीं था। तो हमारे एक सुनीत दादा करके थे असम के, वो भी सिंगर बनने आए थे, किशोर कुमार की आवाज़ में गाते थे, लेकिन वो उनका कुछ हो नहीं पाया, बेचारे बहुत मेहनत की, तो भाग्य की बात रहती है। तो उन्होंने हरे राम हरे कृष्ण मंदिर ज्वाइन कर लिया। अच्छा। बकायदा माला वाला, वो टीका वीका, और वो रहते नहीं थे, सिर्फ जाते थे सेवा देने के लिए। तो हम लोग जहाँ चौल में रहते थे, तो वो बहुत अच्छे इंसान थे वो। तो बोलते थे कि यार खाने का हम लोग को देखते थे, कभी खा रहे हैं, कभी पार्ले जी खा रहे हैं। तो उन्होंने बोला यार हरे राम हरे कृष्ण मंदिर में ना एक प्रवचन होते हैं 8 बजे से पौने 9:30 तक, 1.5 घंटे का प्रवचन होता है इंग्लिश में। तो वो उधर जो कुछ लोग आते हैं, सुनते हैं, फिर वो प्रवचन खत्म होता है, उसके बाद खाना मिलता है, मतलब अच्छा देसी घी की पूरी और ये सारी चीजें, अच्छा पूरा पकवान वाला खाना। तो मैंने बोला दादा हम लोग का करा दो कुछ सेटिंग तो बोले ठीक है। उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया हमें। मैं, संजय वानखेड़े, एडविन जो अब नहीं रहा, मेरा दोस्त जो डांसर था। तो ऐसे हम लोग 4-5 लोग उधर बैठते थे डेली। इंग्लिश में वीक थे, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, तो पीछे बैठते थे सबसे जाके। सब इंग्लिश में पूरे चलते थे, प्रभुपाद इज फलाना, ये सब चलता रहता था। यस व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट प्रभुपाद। तो हम लोग झुक जाते थे कि अब क्या बोले इंग्लिश में, क्योंकि इन्होंने जो बोला समझ में तो आया नहीं कुछ। हमें तो सिर्फ इंतजार था कि ये बंद होगा, हमें खाना मिलेगा। तो ये सिलसिला चलता रहा। 3-4 महीने हमने वहाँ खाना खाया। बाद में जो प्रवचन देते थे वो प्रभु जी लोग को कुछ शक होने लगा कि यार ये भक्त तो नहीं लग रहे हैं। तो उन्होंने सुमित दादा को बोला कि थोड़ा सा क्राउड ज्यादा हो जाता है, तो थोड़ा कुछ दिन के लिए अपने दोस्तों को। अच्छा, तो फिर तुमको मालूम है कि ये ही स्ट्रगल स्टीव जॉब्स का भी रहा है, एप्पल कंपनी के जो मालिक हैं? नहीं, इसकी जानकारी नहीं। और वो भी ये इस्कॉन में खाना खाने ही जाते थे शनिवार को, हफ्ते में एक बार अच्छा खाना मिलता था। ये बड़ा इत्तेफाक है, मतलब ये तो बहुत मुझे सपोर्ट, मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के, मतलब मुझे पता नहीं था ये। हाँ, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है ये जी। तो इस तरह से ये स्ट्रगल हुआ आपका। अब मुझे ये बताओ कि पहला ब्रेक कब मिला आपको, जब ऐसा लगा कि हाँ ये थोड़ा सा पहला ब्रेक, मतलब देखिए इसको ब्रेक तो नहीं, लेकिन ये ऐसा बोल सकते कि पहली बार कैमरा फेस जो किया ना मैंने। हमारे डायरेक्टर हैं दीपक बलराज बिज, जिन्होंने जान, तेरे नाम, हफ्ताबंद, बम ब्लास्ट, सैलाब जैसी फिल्में बनाई हैं। तो दीपक बलराज के एक भाई थे आनंद बलराज, जो राम लखन सौदागर में नेगेटिव कैरेक्टर किया था। तो लियोन के जब ये सिलसिला चल रहा, मैं लॉज से बाहर निकला, फिर यूनिटी कंपाउंड में रहा, फिर ऐसे करते करते लियोन ने मुझे मिलाया आनंद बलराज से। तो उन्होंने बोला कि यार इनके बड़े भाई भी फिल्म बना रहे हैं। तो मैं पहुंचा उनके ऑफिस दीपक बलराज के, तो लाइन लगा के ऑडिशन दिया। उन्होंने 2-3-4 लाइन का डायलॉग दिया था, मैंने बोला। तो बोला ठीक है, डेट मिली मुझे शूट की। तो एक स्पॉट बताया गया जहाँ इकट्ठे होना उधर से। तो उधर बस लगी थी, सारे दिलीप शाह थे, थिएटर चलाते थे मुंबई में, उनके साथ भी मैंने कुछ प्लेस किए हैं। वो नहीं रहे अब, उनको भी अटैक आ गया था। तो उनकी थिएटर की पूरी टीम, हम लोग ऐसे करीब 30-40 लोग ना बस में भर के शिरडी गए। तो शिरडी में हमें लगा यार बताओ, मुंबई आए हुए अभी तो मेरे को 3-4 महीने ही हुए हैं और फिल्म मिल गई मुझे। तो मैं बड़ा खुश, घर पे फ़ोन लगाया, अरे मम्मी पिक्चर मिल गई मुझे। क्योंकि घर वाले ना, जो माँ होती है ना, वो माँ के लिए उनका बेटा हमेशा सुपरस्टार और सबसे खूबसूरत होता है वो। मतलब उनके साथ उनको लगता है कि मेरे बेटे के अलावा कोई है ही नहीं, मतलब वो तो जाएगा और उसको काम। कैसे कैसे लोग आते हैं ऐसा बोलती हैं, देखो बेटा कैसी शक्ल उसकी, तुम तो कितने अच्छे दिखते हो, तुम्हें तो हर माँ का हर बेटा अच्छा लगता है उसको। तो वो हमेशा उनका ये सवाल होता था कि बेटा कब तक होगा, कब तक होगा। तो मैंने कहा मम्मी अभी तो 3-4 महीने तो हुए हैं, थोड़ा टाइम लगता है। अरे 3-4 महीने हो गए, इतना टाइम थोड़ी लगता है। तो मैंने बोला नहीं मम्मी टाइम लगता है, मैं अकेला थोड़ी हूँ, उधर बहुत सारे लोग हैं, समुंदर है ये, इधर जो जितना ज़्यादा तैरेगा उतना ज़्यादा मतलब हाथ पैर चलाएगा, वैसा टाइम लगता है। ये चीज़ ही ऐसी है कि जो इतनी आसान अगर होती तो आज सब एक्टर ही होते। ठीक बात है। तो उनको घर वालों को कन्विंस करता रहा। घर से 1500 रुपये आता था। कभी पापा, हमारे एक चाचा थे, मीना चाचा, मतलब माने हुए मुस्लिम थे, तो वो ट्रक लेके, मुंबई ट्रक उनका रूट था कि जबलपुर टू मुंबई मटर लेके या सामान लेके कुछ जाते थे। तो पापा उस ट्रक में बैठ के आते थे, गुवंडी भिवंडी या जहाँ पे भी थाने साइड में जाता था, वो 1500 रुपये मैं लेके आ जाता था, क्योंकि घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हमने तो 1500 रुपये में पूरा महीना चलाना आपको,
जी। पैदल चलना, वो 10 रुपए का खाना खाना जी। या कभी इस्कॉन में खाना, जी और प्रोडक्शन हाउस के ऑडिशंस देना, जी। ऐसा कितने साल चला? ये सिलसिला तो चलता रहा और अभी तक चल रहा है। मतलब जब पहले दीपक बजाज का जो साईं बाबा के लिए गए ना, तो मुझे फिल्म मिल गई, घर पे फ़ोन करके बता दिया, जब बोले कि हाँ अच्छा नीरज सिंह राजपूत, अच्छा। तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा, चलो हाँ इनको पहना, कुर्ता पजामा गुलाबी पगड़ी लगाओ इनको, अच्छा पहना दिए। अब जब सेट पे पहुँचे तो मेरे जैसे और गुलाबी पगड़ी वाले खड़े हुए थे। मतलब मैं क्राउड का काम था वो टोटल। हाँ। वो मुझे पता नहीं था, मुझे लग रहा था कि अरे जैसा भी फिल्म में खड़ा हूँ दिखूंगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ। अब फिल्म बन गई, सब हो गई, रिलीज होने वाली थी, उसकी डेट आ गई, तो मैंने घर पे फ़ोन किया, फिल्म मेरी रिलीज हो रही कल। तो मेरा भाई अपने सब दोस्तों को लेके ना प्रभु वंदना टॉकीज गया। साईं बाबा फिल्म थी दीपक बलराज की, जिसमें सुधीर दलवी जी साईं बाबा बने हुए थे। अब सब दोस्त लोग बैठे हैं और देख रहे हैं, तो फ़ोन किया, भैया कहाँ हो? तो मैंने कहा यार वो जो गुलाबी पगड़ी पहने ना वो मैं हूँ करके। अरे यार समझ, अब उन्होंने मान लिया कि ये वो गुलाबी मेरे भैया हैं, चेहरा तो दिख नहीं रहा है। हाँ। पगड़ी से उन्होंने मान लिया कि यही मेरे भैया हैं। वो उसी कैरेक्टर को फॉलो करते रहे, कि देखते रहे जहाँ जहाँ दिखता रहा। फिर दीपक बजाज ने मुंबई गॉडफादर बनाई, उसमें मुझे फिर जो हीरो था उसमें विक्रम, उसके दोस्त थे 3, उसमें मैं था, उसमें डायलॉग भी थे। फिल्म चली नहीं, हालांकि वो रियल बेस्ड थी। उसके बाद फिर सीरियल्स का दौर चलने लगा, तो थोड़ा थोड़ा कैमियोज वगैरह वन डे टू डे करता रहा। फिर मैं थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। तो क्या हुआ कि एक शो में, कहीं पे एक शो था, तो मुझे एक दोस्त के साथ में गया था, तो उन्होंने एक गाना मुझे गवा दिया था। तो उधर कोई एक बैठे हुए थे ऑर्गेनाइजर जो दुबई में रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि यार दुबई चलोगे आप? तो मैं पासपोर्ट सब लेके गया था, पूरी तैयारी, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ये सब पूरी तैयारी से गया था, कि मतलब जो हीरो वाली बातें होती ना, सारी आनी चाहिए आपको। अच्छा, ये जबलपुर में सब सीखा था? सब हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, सब पासपोर्ट रेडी था? सब रेडी था। मतलब घोड़ा, मतलब मेरा दोस्त था हरी, खटीक मोहल्ले का, तो उसको बुलेट का शौक था। बुलेट मेरी मासा जी की थी, तो वो एक्सपायर हो गए थे, तो बुलेट मेरे पास ही रहती थी उस टाइम पे। तो मैं उसको बुलेट देता था, उससे घोड़ा लेता था। तो वो घोड़े को घुमाता रहता था सदर में, सब जगह। तो चलाते चलाते ट्रेंड हो गया था घोड़ा चलाने में। तो उन्होंने पूछा कि दुबई चलोगे? तो मैंने बोला हाँ चलूँगा सर। तो उन्होंने 25,000 मिलेगा? तो 25,000, बाप रे! तो मैं तो शॉक हो गया 25,000 सुन के, क्योंकि उस ज़माने में 1,500 रुपये आते, तो 25,000 में तो मतलब मैं रईस ही बन गया। मुझे ऐसा फील हुआ कि सारी दुख तकलीफ गरीबी दूर हो जाएगी। तो मैंने बोला यार कि इंडस्ट्रीज कहाँ जा रही भाग के? अगर 3 महीने का एक टूर अगर कर भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक बात। वैसे भी तो सालों इधर वेट करना पड़ता है, जनवरी को जाओ तो वो बोलते हैं मार्च में आओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने हाँ बोला उनको। मैं उनके साथ दुबई गया, उनके साथ सिंगिंग में शोज़ किए, जितना आता था गाता था पुराने गाने। तो 25,000 के हिसाब से 75,000 मुझे मिला, खाना रहना सब कुछ उनका था। घर पे भेजा, बड़े खुश हो गए घर वाले। तो फिर थोड़ी सी लालच आ गई, तो दूसरा मतलब एकदम गरीबी के दौर से एकदम से दुनिया बदल गई। हाँ, फिर थोड़ा सा ठीक लगने लगा कि यार मतलब ऐसी स्थिति कि जूते वूते मतलब फट जाते थे, और मतलब बड़ी स्थिति खराब थी, क्योंकि ऑफिस में भी जाने का ना एक इम्प्रेशन होना चाहिए आपका। हाँ। अगर वो, अब ज़माना वैसा नहीं था कि आप ऑफिस के बाहर बैठे हो और गरीबी हालत में किसी के पैर पड़ के कि सर काम चाहिए, 6 महीने तक, साल भर तक। अब पैसे पहले चलता था ऐसा कि लोग डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर बैठा करते थे, उनको अप्रोच करते थे, काम मिलता था। लेकिन वो वैसा ज़माना नहीं रह गया था। तो आप अगर ठीक ठाक नहीं दिख रहे, तो जैसे नवाज़ भाई ने भी बताया कि नवाज़ भाई भी जाते थे ऑडिशन के लिए, तो उनको नहीं एंटरटेन करते थे। वो बोलते यार मतलब उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि वो पार्ले जी के बिस्किट की स्मेल से उनको एलर्जी हो गई। इतने पार्ले जी के बिस्किट खाए उन्होंने। खाए होंगे, हमने भी बहुत खाए। तो कभी कभी ऐसा दौर आया कि खाना ही ना मिला हो, भूखे पेट सोना पड़ा हो, या हाँ, कई बार स्टेशन में जाके सोना पड़ा हो, ऐसा दौर आया? एक्चुअली क्या था ना, हम 2 बार मुंबई गए थे एक्चुअली। सबसे पहली बार जब गए थे, मैं, रॉकी और हमारे एक हैं यहीं के चौक से, जो अब नहीं रहे, तो अपनी बेटी को लेके जा रहे थे वो। तो उन्होंने बोला कि यार उनकी बेटी मेरी सिस्टर फ्रेंड थी, तो और रॉकी क्या डांस सीखती थी, तो रॉकी ने मुझे भी उसमें इन्वॉल्व करिए कि भैया रॉकी, नीरज तुम भी चलो। तो हम गए, तो फिर उधर जम नहीं पाया मामला। तो उन्होंने बोला भाई चलो, उनकी लड़की के बारे में बताया उन्होंने कि भाई ये इधर पे इंडस्ट्री ठीक नहीं लड़कियों के लिए। तो वो वापस जाने लगे, अब भी चलो वापस। तो हमने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगा भाई। तो रॉकी, हम लोग ना, उनके डैडी बड़े खतरनाक थे, तो थोड़ा सा डरते भी थे
तो हम लोग उनको बिना बताए बैग लेके अपना उनके रिलेटिव के घर से निकल गए। तो उस दिन हम लोग बोरीवली स्टेशन में सोए थे। पुलिस वाले भी डंडे वंडे से उठाने लगे, चलो इधर से सोना क्या, इधर सोने का नहीं है, अलाउ नहीं है। तो ये सब सारी जर्नी चलती रही। और एक बार ऐसा भी दौरा है जब रॉकी चला गया वापस, मैं अकेला था, पीसीयू से इधर उधर फ़ोन लगा रहा था सबको। तो जो पीसीयू में बंदा बैठा था ना, वो भी एक्टर था। तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया ये। वो मतलब पीसीयू में बैठता था पार्ट टाइम और बाकी स्ट्रगल करता था। तो उसने मेरी बातें सुनी कि मतलब ये बंदा बैग लेके खड़ा है और इसको दिक्कत है। तो बोला भाई रहने का प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा हाँ यार, क्या करते हैं? आपने कहा एक्टिंग के लिए आया हूँ मुंबई। तो उसने बोला यार मुझे शाम तक का 1 दिन का टाइम दो, मैं इधर से जाऊँगा ना तो मेरे जो साथ में जो मेरे रूममेट है उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि 4 लोग हम लोग ऑलरेडी हैं। तो मैं कहा ठीक है यार बताना। तो मैंने बोला ये बैग रख लोगे आज? तो बोलता ठीक है हाँ बैग रख लो। तो उसने अपनी पीसीयू में अपना मेरा बैग रख लिया। अब मैं उस रात घूमने लगा। तो हमारे यहाँ आकाश राज हुआ करते थे, कभी शक्ति एक्टिंग स्कूल डाला जिन्होंने जबलपुर में, आप भी जानते होंगे शायद रानीताल में जी। तो उनकी भी बड़ी काफ़ी सेवा की जबलपुर में मैंने, उनसे मिलता रहा, उनसे भी कुछ मतलब अब बैग रख दिया, अब रात अपने को ऐसी काटनी है। हाँ बैग रख दिया कि चलो बैग कम से कम लेके घूमना तो नहीं पड़ेगा। हाँ। अब लेकिन बैग रखने से भी मुसीबत ये हो गई कि वो बिना बैग के कोई लॉज में भी नहीं ले रहा था कि भैया खटखटा रहा रात को कि मुझे रुकना है। तो बोले कि नहीं ऐसा तो अलाउ, सामान अमान के बिना अलाउ नहीं है। तो उन्होंने मना किया। तो मेरे एक दो हैं वो आकाश राज, गोरेगांव में थे, फिल्म सिटी में, वहाँ रहते थे वो। तो उनके घर के अब हमेशा बोलते थे बेटा आते नहीं हो। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो उनके पास गया, उनसे बोला सर अरे नीरज आया है भाई, डंपी नीरज को चाय भाई खाना वाना खिलाओ, खाना खाए बिना जाना मत। तो मैंने बोला यार कितनी बढ़िया, मतलब ये तो चलो मैंने घर वर देखा हॉल है बड़ा सा, आज सो तो सकते हैं इधर। तो जब खाना वाना सब हो गया बोले बेटा अब रात हो रही बहुत, अब लेट हो जाएगा तो मैं ट्रेन बंद हो जाएगी। तो मैंने बोला हाँ सर कोई बात नहीं, मैं सर आज रात रुक जाऊँ क्या? हाँ। अरे बेटा रुकने का तो बड़ा प्रॉब्लम है सर, कि सुबह से 6 बजे से हमारी क्लास अपनी एक्टिंग क्लास चालू हो जाती है, तो रुकने का तो नहीं हो पाएगा बेटा। तो मैंने कहा यार ये तो मैंने इनके लिए इतना कि एक रात रुक लें। तो खैर मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, ठीक है सर कोई बात नहीं। उनको बताया नहीं कि मतलब मैं प्रॉब्लम में हूँ या मेरे को रुकने की जगह मतलब वो नहीं है, उनसे ये चीज़ बताई नहीं मैंने। तो ये अनुभव भी होते हैं कि जिनसे उम्मीद होती है बम्बई में जाके जी, वो कभी कभी मदद बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ लेकिन उसका ना मैंने अनजान लोग मदद कर देते हैं। अनजान। फिर मैंने उसके बाद आपको बताऊं मतलब वो तो गया, मैं इधर से लॉज में इधर खटखटाया, अंधेरी में एक प्रिंस लॉज है, उसमें बोला कि ठीक है आ जाओ। मैंने कहा यार मैं एक बार आया था दोस्त को छोड़ने के लिए, हाँ ठीक है आ जाइए आप। तो उसने उससे 100 रुपये 120 रुपये लिए, रात भर सोया, फिर सुबह फिर पीसीओ पहुँच गया। उसने बोला कि दोस्तों ने हाँ बोल दिया, मैं बड़ा खुश हो गया। फिर गोरेगांव ईस्ट में NNP नगर में मुझे 4-5 लोग थे, मैं छठवा था, सब दिल्ली के थे, उनके साथ रहा 3-4 महीने। तो जैसे ये आप उनके साथ रहे जी, वहाँ क्या रूटीन, मैंने वैसे बहुत किस्से सुने हैं और मैं भी बम्बई में रहा हूँ जी, इस तरह से, थोड़ा वो हमारे दर्शकों को बताइए वो जीवन। हाँ रूटीन खुद बनाना। जी रूटीन तो ऐसा था कि सुबह उठे, अपना किसी ने चाय बना लिया, किसी ने कुछ कर लिया, और उसमें से 5 उंगली एक सी होती नहीं है, तो कोई सो रहा है, किसी को आ गया एक्टिंग के नाम पे घर से पैसा आ रहा है, उसको जाना नहीं स्ट्रगल के लिए। और खाना बनाने में मैं एक्सपर्ट था, तो मैं बनाता था, सब खुश होते, अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अभी आज तक उसमें से 2 लोग आज तक जुड़े हैं, एक मुकेश अग्रहरी और एक अमित करके, अमित, तो वो आज तक जुड़े हैं, बाकी लोग तो सब चले गए पता नहीं। तो अपना खाना बनाया और फिर निकले, खाना बनाया खाया फिर निकल गए। और वहाँ पे जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वहाँ सुबह कोई टाइम होता है कितने बजे तक? आप वो 11 के बाद ना ऑफिस खुल जाते हैं। तो उसमें भी बड़ा चैलेंज होता था, मतलब आपको प्रोडक्शन हाउस में जा रहे हो तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको अंदर आने मिल जाए। अच्छा। बड़ा मुश्किल होता था, मतलब वॉचमैन को पटाना पड़ता था, भैया कहाँ से हैं आप? तो बोला हम तो, अरे हम भी वहीं से हैं, ऐसा कुछ बात करके उनको सेट करके। अधिकतर यूपी के वॉचमैन होते हैं क्या? हाँ यूपी के, हाँ। अच्छा। और कोई MP का मिल गया था हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता, कोई रीवा सतना का मिल जाता था। हाँ। तो बोले भैया मिलवा दो ना यार थोड़ा। तो बोलते ऐसा करो अभी का है ना वो कास्टिंग वाले अभी आए नहीं हैं, आप नंबर दे दो अपना, तो जब वो आएंगे फ़ोन कर देंगे, हमारा नाम नहीं बताना आप। मैंने कहा ठीक है भैया नहीं बताएंगे। तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने मदद की है, जब वो कास्टिंग वाला आता था तो फ़ोन भैया आ गए आ जाओ, तो मैं पहुँच जाता था। तो ऐसे करता रहा, चलता रहा। और सीरियल्स में मैं एक्चुअली ना एक्टिंग अगर बोला जाए तो
मैंने कर करके अच्छी जो पॉलिशिंग होती है ना वो थिएटर से बहुत ज़्यादा मैंने मतलब नहीं सीखा कि थिएटर के दम पे जो आज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो सिर्फ थिएटर की वजह से, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने विवेचना में वर्कशॉप से किया था और लीड वीड उसमें मिला नहीं कभी, छोटे छोटे कैरेक्टर मिलते थे जो 1 लाइन वाले 2 लाइन वाले, जिसमें एक रामलीला किया था उसमें एक ही डायलॉग था मेरा, पूरे प्ले में बैठा रहता हूँ बीच में। अरे उस दिन तो बड़े धार धार रोए थे बड़े मियाँ, बस पूरे प्ले में एक ही लाइन रहती थी मेरी। कोर्ट मार्शल किया था उसमें गन लेके खड़ा रहता था, रामचंद्र तो दूसरा था, तो बस एक लास्ट सीन में रामचंद्र की वजह गन तानते, वो ऐसे ऐसे कैरेक्टर मतलब मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला नहीं एक्चुअली। और थिएटर की एक्टिंग और टेलीविज़न और सिनेमा की एक्टिंग में बहुत फ़र्क है। हाँ कैमरा एंगल की समझ और बिल्कुल, अपने को आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करना, बहुत सारी बारीकियां बहुत सी हैं। लाउडनेस थोड़ा ज़्यादा रहती है। हाँ। और अभी तो सिनेमा एकदम नेचुरल हो गया है। हाँ। जैसे हम आप बात कर रहे हैं वैसा हो गया, मतलब तो पहले जैसा रह ही नहीं गया कि जो डायलॉग बाजी होती थी ना कि मतलब जिनके घर शीशे के होते हैं वो सब वो अब आजकल नहीं होता। अब तो जैसे नॉर्मल हम बात कर रहे हैं वैसे ही होता है। कोई बहुत बड़ा ऐसा चैलेंज फेस किया और जब ऐसा लगा हो कि अब नहीं हो पाएगा, अब वापस जबलपुर चलते हैं, कभी ऐसा दौर आया? ऐसे दौर तो जब कोई किसी चीज़ के लिए ना बहुत उम्मीद लगा ली तो ना कि यार इसमें तो हो ही जाएगा अपना, इसमें मेरा ऑडिशन अच्छा था, इसमें इसको डायरेक्टर को जैसा चाहिए था ना वैसा मैंने दिया भी, लुक भी वैसे ही मेरा जा रहा है, हाइट भी वैसी, मतलब उनको जो रिक्वायरमेंट थी सब में जा रहा, तो मुझे कंफर्म एकदम हो जाता कि इसमें तो हो ही जाएगा अपना। और जब ऐसी जगह पे नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा तकलीफ हो जाती, लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है और प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर क्योंकि इसमें बहुत आम सी बात है, ये तो आप 100 जगह जाओगे 99 जगह आप फेल होगे, तो अगर वापस जाते हो आप तो मेरे साथ के जितने बैच के लोग हैं वो कोई भी नहीं दिखते हैं आज, सब लौट गए वापस? कोई नहीं। हाँ, कोई किसी ने कोई बिजनेस चालू कर दिया, किसी ने कोई जॉब ज्वाइन कर लिया, और सब मतलब पुराने लोग में सिर्फ 1-2 मुझे टकराते हैं कभी, बाकी जमे रहना पड़ता क्योंकि बड़ा ये तो 100 में से 99 रिजेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, एक में आपको फिर काम मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मेंटल चैलेंज है। मेंटल मतलब आपको समाज को जवाब देना है, आपको दोस्तों को जवाब देना है, आपको परिवार को जवाब देना है कि क्या हुआ, आ गए। हालांकि उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, वो उस डर से भी हम नहीं मुंबई में थे कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम अपने बहुत सारे लोगों पे असर पड़ता है, मतलब वो फेस नहीं कर पाते। हाँ, पड़ता तो है, मतलब कि मैं लौट के क्या जवाब दूंगा, ये सबका मानना ये रहता। इस वजह से लोगों ने जिंदगियां बर्बाद कर ली, कहीं तो इस डर से आ नहीं पाते, शादी नहीं हुई लोगों की। मेरी शादी की जब बात चल रही थी तो मैंने घर वालों को बोला कि यार अभी तो पापा स्टैब्लिश हो जाऊं, मतलब शादी एक जिम्मेदारी वाली चीज़ है, क्या खिलाऊंगा कैसा कर, अभी तो मेरा ही कुछ ठिकाना नहीं है। तो मैंने छोटे भाई की शादी पहले करा दी, लेकिन फिर बाद में उसके 5 साल बाद घर वाले बोले कि यार सक्सेस होना नहीं होना वो तो एक बात की बात है, ये भी बहुत एक ज़रूरी पार्ट है लाइफ का, शादी करना, क्योंकि ज़िंदगी में आपको एक साथी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बुढ़ापा आपका बहुत खतरनाक बीतता है, मतलब आपको पूछने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि माँ बाप एक टाइम तक हमारे साथ रहते हैं, फिर उसके बाद जो आपकी सच्ची साथी और जो आपकी वाइफ ही होती है, किस्मत अच्छी है आपकी अगर अच्छी वाइफ मिली तो। आपके परिवार का सपोर्ट बहुत अच्छा था, आपके माँ बाप का सपोर्ट बहुत अच्छा था? जी बिल्कुल, मतलब आज भी करते हैं, मतलब सपोर्ट ऐसा कि मतलब हर कदम में, मतलब मुझे तकलीफ है पैसों की या कुछ चीज़ की, क्योंकि हमारे जैसे सीरियल फील्ड की अगर मैं बात करूं तो सीरियल में अगर आपने काम किया तो आपको उसका पेमेंट मिलता है 90 दिन के बाद। 100 भी हो जाता है, 150 दिन भी हो जाते हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। और पैसा डूबता है, कभी ऐसा होता है? नहीं, सीरियल्स में तो नहीं डूबता है। हाँ, कोई किसी आप नए प्रोड्यूसर के साथ काम करे, नए डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो उधर रिस्क अच्छा रहता है। ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कि कभी पैसा डूबा हो? हुआ था, अभी मैंने एक MX पिलर की एक सीरीज़ की थी, शुक्ला द टेरर, जिसमें ननकू यादव का कैरेक्टर किया था, तो उसमें थे हमारे डायरेक्टर, नाम नहीं लूँगा उनका, तो बाकायदा उन्होंने फेसबुक से मुझे सर्च करके निकाला, मुझे मैसेंजर पे मैसेज आया कि मैं जब लिख रहा था तो आप मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, तो आपका चेहरा ही सामने आया वो कैरेक्टर के लिए, तो मैं चाहता हूँ वो आप करें। तो मैंने बोला मैं काम के लिए कभी मना करता ही नहीं हूँ, पैसों को लेके, बजट थोड़ा कम है, मैंने कहा ठीक है चलेगा। काम किया उनके साथ, उन्होंने कुछ जो टोकन अमाउंट दिया था, उसके बाद फिर उन्होंने ये चीज़ रिलीज़ हो गई, डेट देते गए वो कि आज नहीं कल, ऐसा मेरे साथ नहीं, बहुत से लोगों का उन्होंने पैसा नहीं दिया था। तो मैं सिंटा मेंबर हूँ, सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन का,
तो सिंटा में लॉकडाउन के टाइम एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था सारे मेंबर्स को, हेल्प भी आ रही थी, पैसे भी आ रहे थे, अक्षय कुमार जी ने, अमित जी ने, बहुत सारे लोगों ने, जो सलमान भाई ने, तो उसमें अच्छा, उन्होंने मेंबर्स की मदद करी लॉकडाउन हाँ, में? जो रजिस्टर्ड एक्टर थे ना, उनको अच्छा। सबको किसी के पास 3,000 आ रहा है, तो कोई 2,000 आ रहा है कहीं से, अपना बिग बाजार का कूपन आ रहा है कि वो टोकन लेके आप 3-4 हज़ार की, 3,000 उसकी बजट, 3,000 की आप शॉपिंग कर सकते हो। अच्छा। राशन वाशन जो अच्छा। बहुत चल रहा था, सिंटा ने बहुत लोगों को हेल्प भी किया। तो उस दौरान एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि जिसके भी पैसे अगर कहीं रुके हुए हैं प्रोडक्शन हाउस में, प्रोड्यूसर ने नहीं दिए हैं, तो आप ये फॉर्म फिल कर दें। तो मैंने एक बार फॉर्म फिल किया, फिर मैंने बैक चला गया, नहीं यार नहीं कर। लेकिन फिर मैंने बोला यार, अब जब बंदा पैसे दे नहीं रहा है, क्योंकि एक लालच होती है ना कि अगर इसको प्रोड्यूसर के खिलाफ मैं अगर कंप्लेंट करता हूँ तो ये अगले प्रोजेक्ट में नहीं लेगा। तो फिर मैंने सोचा कि जब ये अभी पैसे नहीं दे रहा है तो अगले प्रोजेक्ट में काम करने का मतलब भी क्या है, ठीक बात है। तो नहीं करना काम इसके साथ। तो मैंने फिर वो फॉर्म फिल किया सिंटा को। तो ऐसे प्रोड्यूसर के खिलाफ क्या कदम उठाती है सिंटा? सिंटा उसमें नोटिस देती है अपने ऑफिशियल कि भाई ये है, इनका क्या मैटर है, आप पेमेंट क्यों नहीं दे रहे, रीज़न पूछती है उसका। आपको मतलब मुझे प्रूफ देना पड़ता है सिंटा को, उन डायरेक्टर प्रोड्यूसर की मैसेज, उसका कमिटमेंट या फिर एग्रीमेंट की कॉपी कि भाई ये ऐसे नहीं, मतलब वो करते हैं अप्रोच, वो प्रूफ के साथ ही वो करते हैं। तो मेरे पास मैसेज पड़े थे कि जो कमिटमेंट उन्होंने किया था, मैंने जब बोला कब दे रहे हैं तो 10 को देता हूँ, 15 को देता हूँ, तो सारे मैसेज मैंने उनको टैग मतलब अटैच कर दिए थे फाइल के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ। तो सिंटा ने अनीश मतलब जो डायरेक्टर थे उनको कॉल किया कि पेमेंट का क्या है आप नीरज का, तो बोले नहीं वो तो दे दिया है मैंने। तो मुझे कॉन्फ्रेंस में लिया उन्होंने, तो फिर वो बंदा एकदम फिर वो स्पीचलेस हो गया। फिर उसने बोला कि ठीक है, फिर 10,000 दिया, फिर एक दिन 15, ऐसा करते करते मुझे पेमेंट दिया। अगर वो सिंटा से नहीं के थ्रू नहीं जाता तो वो पैसे नहीं मिलते। और अगर सिंटा बोलती कि फेडरेशन में उनको बैन कर देते, ब्लैक लिस्टेड एक्चुअली। जब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कोई भी फिल्म बनाता तो वो एक फेडरेशन में जाता है उसको एनओसी के लिए, तो वो एनओसी उसको नहीं मिलती है, जिसमें एनओसी में किसी का ड्यू तो नहीं है, किसी का वर्कर का कोई पैसा, एक्टर का, टेक्नीशियन का, ये सारी चीज़ें, तो उधर इन लोग फंस जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं जो नए कलाकार हैं जी, उनको। बहुत सारे लोग शायद काम मिलने के लालच तो नहीं कहूँ गांव में, पर बेचारे चूंकि स्ट्रगल कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं किसी काम का, तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करके भी फंस जाते होंगे या उनको उनका फ़ायदा उठा लेते होंगे। हाँ वो है, उठाते हैं। जैसे क्या है, एक तो जो एकदम फ्रेशर जो आते हैं उनको तो लगता है यार पैसे ना भी मिले तो हम काम कर लेंगे। वो ठीक है कि आप अपनी तरफ से पैसे नहीं लेना चाह रहे हो, लेकिन अगर कमिटमेंट के बाद कोई नहीं दे रहा है, हाँ तो एक व्यवस्था है अगर आप मेंबर हैं तो सिंटा अगर आप मेंबर हैं तो मेंबरशिप लेने के लिए क्या कुछ पैसे लगते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, सिंटा जो मेन है, जितने एक्टर हैं ना उसमें, अमित जी हो या शबाना आजमी जी ने अभी रिसेंट 1 साल पहले बनवाया था, तो थोड़ा सा कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लिया था कि बड़ा वीआईपी कार्ड उनको एक दिन में बन गया था। हाँ। उनके घर पे जाके दे आए थे, तो कुछ हमारे जो बेरोजगार आर्टिस्ट होते हैं उन लोगों ने बड़ा हंगामा कर दिया था, ऐसा कैसा आपने शबाना आजमी जी को घर पे कार्ड पहुंचा दिया, ये सारी चीज़ इशू हो गए थे। तो उसमें क्या है कि सर सिंटा में पहले ना 11,000 रुपये लगता था स्टार्टिंग में फीस, और हर महीने आपको 900 रुपये उसका एनुअल फीस लगती थी, वो देना पड़ती है। और एक लाइव मेंबर होता है जिसका 50,000 लगता है। पहले 20 लगता था, अब 50 हो गया कि 50,000 दिए आप, फिर आपको कभी आजीवन हो गया वो आपका। और उसमें बेनिफिट भी बहुत सारे हैं आपका। अगर शूट के दौरान कुछ हो जाए तो आपको 5 लाख के आसपास उसका आपको कंपनसेशन मिलता है। अच्छा। आपका कोई पैसा खा जाए तो वो पैसा अपने खर्चे पे खुद कॉल करके, केस अगर किसी को केस कर दिया है तो वो अपना वकील, सारा खर्चा फिर सिंटा का होता है। ये बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सिर्फ आप उनको मैसेज कर दो कि और भेज दो कि ना हमें पैसे नहीं दिए, फिर आप घर पे आराम से सो जाओ। फिर आपको कुछ नहीं करना, ना उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कॉल करना, वो पूरा फॉलोअप लेते हैं वो, बड़े सिंसियर। मतलब मैं तो शॉक्ड हो गया था, लोग तो, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है पैसे निकालना किसी से। और मैं तो एक बार मैसेज दे के उनको फ्री हो गया था। वो सिंटा प्रॉपर कब सर जैसे 10 तारीख को, अच्छा ठीक है, तो सिंटा 10 तारीख को कॉल कर जाता था, क्या हुआ नीरज का, तो वो हमारे बिहाफ में आप पूरा फाइट करते हैं वो पैसे के लिए। तो ये जो चैलेंजेस इस तरह के हैं, उसके अलावा आपको ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने वहाँ टिकाए रखा? मोटिवेशन क्या था आपका वहाँ पे? मोटिवेशन सर ये था कि
जबलपुर से निकल चुके थे और सपने बड़े थे और आम आदमी बन के जीना नहीं था, क्योंकि शुरू से मेरी एक सोच रही थी कि मुझे 9 to 5 का जॉब नहीं करना है कि गए आ गए टिफ़िन लटका के। मैंने 5 बार पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया है, अब वो शायद किस्मत से हो नहीं पाया, क्योंकि मैं शायद जहाँ जिसका लिखा रहता है दाना पानी, ये चीज़ मानता हूँ मैं, तो मेरा नहीं हो पाया। आर्मी के लिए भी एक बार ट्राई किया था, पुलिस के लिए 4-5 बार किया था, नहीं हुआ। और मुझे लाइफ मतलब थोड़ा नाम चाहिए था मुझे ज़िंदगी में। मुझे मतलब मैंने कहा एक जीवन मिला है मनुष्य का, बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इसमें हम बहुत गुमनामी में मतलब गुजारना नहीं चाहते थे कि पैसे आ जाएं, एक सिक्योर लाइफ हो जाए, महीने की एक सैलरी बन जाए, वो जीवन यापन चलता रहे, वैसा नहीं कर चाहिए था मुझे। कुछ लाइफ में कुछ अलग करना था कि जब तो मैं लौट के वापस नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल ऐसा था। मिलने के लिए आता था, लेकिन ये सोच के नहीं जाऊंगा। मतलब बाद में एक टाइम ऐसा हुआ ना कि जब पेशेंस आपके अंदर है, कलाकार आप हो, आपकी सोच अलग है, आपका थॉट अलग है, लेकिन वो सेम ज़रूरी नहीं कि आपकी फैमिली का भी हो। तो शुरुआत में घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। अब माँ बाप हमेशा बच्चे का अच्छा चाहते हैं, हमें विश्वास है कि नहीं मैं तो कर ही लूँगा, मैं बनूँगा, लेकिन घर वालों को के अंदर वही चीज़ आना पॉसिबल नहीं होती है। ज़रूरी ना है कि वो वैसे ही वो भी सोचें आपके दिमाग से। तो एक टाइम के बाद ना जब काम कैप बहुत होता है इसमें, आप काम कर रहे हैं, 1 महीने काम किया, 4 महीने आप खाली बैठे हैं। जब आपका मतलब सिक्का चलता है या आपको क्लिक होते हो ना, तब फिर आपको बैक टू बैक काम मिलते हैं। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है, ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं जम रहा ना, तो धीरे धीरे चलता है। एक बार मिला, नहीं मिला, फिर 2 महीने 3 महीने, तो घर वाले बोलते हैं यार बेटा ऐसे थोड़ी चलेगा, शादी हो गई है या होगी तो बच्चे होंगे, फिर आपको घर चलाना है, स्कूल का है, ये है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप तुम जितना करना था कर लिया। अभी मैं तारक मेहता काफ़ी किया है मैंने, तो तारक मेहता से अभी लोग आश्रम से जानते हैं, लेकिन पहले मुझे लोग पहचानने लगे थे तारक मेहता मैंने, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड किए हैं, 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, ऐसा जो कैरेक्टर रोल एक ट्रैक आते थे। तो तारक मेहता वो पहला ब्रेक था जिससे लोग पहचानने लगे, या उसके पहले भी कोई एक ब्रेक? नहीं, तारक मेहता ही से मुझे लोग जानते हैं सर। और यहाँ भी जबलपुर में भी फैमिली वालों को, मतलब वो जो साईं बाबा में गुलाबी पगड़ी की भीड़ से तारक मेहता ने अलग किया आपको कि बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये नीरज, ये खड़ा, हम बता सकते हैं हमारा बेटा। वो तो घर वाले बड़े परेशान है यार, कहाँ पूरी पिक्चर में नहीं देखे तुम। भैया मेरा भाई बोलता है सब दोस्तों को ले गए थे यार, ये आप तो देखे ही नहीं है, बेइज्जती हो गई ऐसा। मैंने कहा चल ठीक है, पहली पिक्चर थी। अच्छा, पर तुमको अधिकतर जो रोल मिल रहे हैं वो विलेन के और उस तरह के नेगेटिव रोल? हाँ, नेगेटिव ही मिल रहे हैं सर, क्योंकि और तुम यहाँ से जब गए थे मुंबई जी, तो क्या हीरो का थॉट लेके गया था मैं। अच्छा, एक्चुअली आपको सच बताऊं मैं, जो एक्टिंग की मुझे प्रॉपर डीपनेस समझ, मतलब हीरो वाली अंदर फीलिंग थी कि हीरो बनना, लेकिन जब मैंने अच्छे से एक्टिंग को समझा मुंबई में जाके कि एक्टर क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, एक्टर बनना है मुझे, हीरो नहीं बनना है। ऐसा वो हीरो भी हो सकता है और विलन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं उस चीज़ के लिए फिर प्रिपेयर हो गया, क्योंकि जो एक बचपना वाली सोच होती ना, मैच्योर नहीं होता जो माइंड, तो वैसी सोच से मैं गया था। लेकिन वो उधर क्लियर होती गई सारी चीज़ें, उधर से रह के सीखा, तो उधर के जो हालातों के तजुर्बे सारे मिलते गए। फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरे को एक्टर बनना, कि जो परफॉर्म करे तो बोले कि यार बहुत बढ़िया यार। और अब जो ये वेब सीरीज़ का दौर आया है जी, इसको कैसे देखते हो? मतलब इसमें तुम्हारे जैसे कलाकारों के लिए बहुत स्कोप खुल गया है? हाँ, ये तो है बिल्कुल, क्योंकि फिल्मों में ना बड़ी चुनिंदा कास्टिंग होती है, और कास्टिंग भी ऐसी होती है कि नोन बंदे को लिया जाता है हीरो के लिए या विलेन के लिए। तो जितने बड़े बड़े रोल मैंने समझो वेब सीरीज़ में कर लिए, फिल्मों में उतने पॉसिबल हो नहीं पा रहे थे, या हो सकता आगे जाके होते भी हो। तो जैसे गंगा जल में भी था मैं प्रकाश सर के साथ, तो उसमें मानव कुल के साथ जो राइट हैंड था, वो पूरी 15 दिन का शूट था मेरा। फिल्म में हूँ पूरी, लेकिन मेरे डायलॉग नहीं उसमें, मतलब वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड बनना, बस फुटेज उतरना, हाँ, वो वैसा था। और कई बार उसी में खुश हो जाते हैं अपन कि अरे बड़े पर्दे पे दिख रहे हैं, पहले दिख रहे हैं, वही बहुत हो जाता है। हाँ, पहले स्टार्टिंग में मेरी सोच थी कि अरे फिल्म में दिख रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात है कि हम खड़े हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे वो चीजें, भूख आदमी की बढ़ती जाती है ना, हाँ। तो दिखना बस नहीं है, कुछ उसमें करना भी है। तो ये सब चीजें चलती रही। फिर वो मतलब ये आप एक कलाकार का एक मनस्थिति समझें, दर्शकों को धीरे कहना चाहूंगा कि पहले मुंबई गए हीरो बनने, फिर पता चला कि नहीं अपन तो भीड़ का हिस्सा बनेंगे, हाँ,
या शायद वो भी नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भीड़ का हिस्सा होते होते आपको लगा कि अरे मैं विलन के बाजू में या हीरो के बाजू में खड़ा हो पा रहा हूँ। हाँ मतलब धीरे धीरे ये जर्नी ऐसी है पूरी। और अब आपको कुछ डायलॉग मिलने लगे या आपको कुछ कैरेक्टर मिलने लगे, जी। वहाँ तक आ गए। अब आपका आगे का क्या सपना है, अब आप क्या करना चाहते हैं? आगे का ये कि जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा आश्रम में जैसे काम मिला मुझे, उससे थोड़ा सा सीरियल से हटके थोड़ा, मतलब अभी तक तो टीवी तक सीमित था कि लोग बोलते रहे मतलब टीवी एक्टर है, तारक मेहता में आते हैं ये, लेकिन अब ये मेरे साथ एक प्लस ये जुड़ गया कि अब आश्रम से भी मुझे लोग कनेक्ट करने लगे हैं, लोग पहचानने लगे हैं। हाँ मतलब जो कास्टिंग वाले मुझे रिस्पॉन्स नहीं करते थे, क्योंकि एक्टर जब तक आप स्टैब्लिश नहीं हो जाओ ना, कास्टिंग वाला आपको मतलब ऐसे ही समझता है कि अरे कहाँ से कॉल आ गया इसका, एंटरटेन नहीं करते हैं आपको। तो अच्छा, आश्रम उसकी भी गलती नहीं है, उसको भी रोज हाँ, इतने कॉल आते हैं, हजारों आते। तो ये चीज़ें मैंने बाद में समझी। जैसे मैंने नवाज भाई से मेरे अच्छी दोस्ताना था, अच्छा खासा संबंध थे उनसे हमारे। कहीं हम किसी जगह मिले थे किसी के थ्रू, जब वो नवाज भाई कुछ भी नहीं थे, तो मैं नवाज भाई नहीं थे। हाँ, जब नवाज भाई नहीं थे तो जबलपुर का हूँ मैं करके वो मुझसे, अरे जबलपुर के हो, अरे क्योंकि उनकी जो वाइफ है जबलपुर की है, हाँ। तब वो उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो अरे जबलपुर तो मेरा ससुराल है यार, वो बड़े मिल गया और हमारी बातचीत होती रही। मैं दुबई चला गया सिंगिंग के लिए, तो हमारी फ़ोन पे बात हुई। जब उनकी गैंग्स ऑफ वासेपुर आई तो उन्होंने बोले मेरी फिल्म आ रही है गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो मैं गया देखने, तो देखा पूरी पिक्चर निकल रही है, आधी इंटर हो गया, नवाज भाई तो दिख ही नहीं रहे। इंटरवल के बाद उनका एंट्री हुआ, दूसरे में तो उन्होंने धमाल मचा दिया। तो अपनी जो एक ह्यूमन बीइंग, हम जब इंसान जो होता है ना, उनका नेचर जो होता है कि अगर अपने बीच का कोई बंदा स्टार बन गया, क्लिक हो गया, तो बड़ी खुशी होती है और एक्साइटमेंट होता है, यार इससे मिलूं मैं, अपना भाई, यार ये तो मेरे साथ ही बैठता था यार, हम लोग साथ में घूमते थे, ऐसा हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया और नवाज भाई को मैंने कॉल किया, बोले हाँ नीरज। मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया काम किया है नवाज भाई, तो मिलना है? तो बोलते कि ठीक है शाम को हाई पॉइंट में मिलते हैं। ऐसे 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो मिल नहीं पाए। तो उस टाइम मैं गलत था एक्चुअली, मैंने सोचा कि नवाज भाई अब अपने को लगा कि हाँ तो बड़े बन गए तो हमसे मिल नहीं रहे, हमारे साथ बैठते थे, हमारे साथ उठते थे हम। तो थोड़ा सा मैं गुस्सा हो गया, तो उनको मैसेज किया मैंने कि अरे मैं कोई आपसे किसी काम की वजह से नहीं मिलना चाह रहा, खुशी होती है आप हमारे बीच के, हम जब कुछ भी नहीं थे अब तब हम बात करते थे एक दूसरे से, तो इसलिए मिलना था। तो क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाए, तो फिर बाद में उन्होंने बोला कि यार जब तू मेरी जगह पहुंचेगा तब तेरे को समझ में आएगा कि मेरे को हगने तक का टाइम नहीं बोला कि मतलब मुझे पूछना पड़ता लोगों से कि भाई मेरे को उधर जाना है तो जाऊं क्या? तब उनके पीए बताते कि नहीं सर, अरे आपको तो उधर जाना है। तो उस टाइम में थोड़ा सा ये भी जर्नी है, मतलब एक कलाकार के जीवन की, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ मतलब हम सोचते कि वो घमंडी हो गया है, वो ऐसा हो गया, वो तो उसका एटीट्यूड आ गया है, लेकिन आप उस जगह जाके तो देखो मतलब। अच्छा, उसके बाद क्या ऐसा होता है, जैसे शालिनी पांडे है जबलपुर की जी, जिसकी वो अर्जुन रेड्डी हिट हो गई, साउथ की हीरोइन बन गई, सुना है मैंने वो जी। ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने जब उसका फोटो शूट किया, शी वाज अ स्टूडेंट। अच्छा। और अब उसके पास अभी वो फिल्म अभी जयेश भाई जोरदार में हीरोइन थी वो। हाँ मतलब वो काफ़ी। तो अब क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि फिर कोई पीआर एजेंसी जैसे उनके साथ कुछ टाई अप हो जाता है कि अब आप ये फिल्में करेंगे, वो तय करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कुछ सालों के, ऐसा होता है आपके साथ भी ऐसा अभी? हाँ, जैसे कि कुछ पीआर शिप होता है, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जैसे कि अभी कास्ट यू करके एक एजेंसी है जिसने मुझे अप्रोच किया था कि सर कुछ फ़ोटोशूट करेंगे आपके साथ और हम आपको काम दिलाएंगे, तो हमारा इतना परसेंटेज रहेगा कि हमारे द्वारा आपके लिए वो काम ढूंढते हैं। हाँ, तो ये रास्ता कैसा है? ये भी ठीक है क्योंकि आपको घर बैठे काम मिल रहा है, आपको प्रेजेंट वो करेंगे तो उससे ज़्यादा इंप्रेशन भी पड़ता है। आप खुद मांगने जाते हैं तो कहीं कहीं अच्छा रहता है, कहीं कहीं लगता है कि नहीं, थोड़ा सा दिखावा एक्चुअली बहुत है इधर। अच्छा, आप कैसे आए हैं, किस चीज़ से आए हैं, कौन सी गाड़ी से आए हैं, पैदल आए कि ऑटो से आए हैं, ये सब चीज़ें भी बड़ी मायने रखती हैं, क्योंकि नज़रिया आपका लोगों का चेंज होता है, क्योंकि इंसान की फितरत है। कोई बंदा आपसे पैदल मिलने आ रहा है तो आप उसको वैसा करोगे, कोई मर्सिडीज से आ रहा है तो आप उसको फिर अलग से ट्रीटमेंट दोगे। तो वहाँ शो ऑफ काफ़ी है, चलता है। मतलब मुंबई में बस है या ये इस इंडस्ट्री में तो सब जगह, मतलब प्रेजेंटेशन मेन मायने रखती बड़ी, मतलब प्रेजेंटेशन एक अलग बात हो गई और शो ऑफ उससे 2 कदम और आगे बढ़ के। थोड़ा सा क्या रहता है, आपके पेमेंट में बहुत सारी चीजें इसमें प्लस हो जाती है। जैसे आपसे हमारे पर्सनल रिलेशन है, तो मैं पैदल में आऊँ, साइकिल में आऊँ, ऑटो में, आपके साथ हमारा वैसे ही रहेगा। लेकिन किसी अनजान जगह आप जा रहे हो मीटिंग में
या कोई फिल्म से रिलेटेड बात होने वाली है तो, और अगर आपने, मेन बात तो आपका काम बोलता है। अगर आपने काम करा है, कर रखा है, लोगों को देख चुका है कि ये काम किया है बंदे ने, उसको देख के आपको बुला रहा है, तो फिर आपको जरूरत नहीं वो सब भौतिक चीज़ों की। लेकिन एक नई जगह कहीं जा रहे हो आप, तो थोड़ा इस सा बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, फिर आपको उस लेवल का से देखा जाएगा, तो फिर वो आपका पेमेंट डिसाइड उस हिसाब से अच्छा, होगा। उससे आपको पैसा भी ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन वो पूरा जो झंका मंका है जी, उसको मेंटेन करने की भी कॉस्ट आती है फिर। बिल्कुल आती, गाड़ी की आती है, कई लोग तो इसी में बर्बाद हो गए मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं तो बड़ा देसी आदमी हूँ और बड़ा जमीन से जुड़ा हुआ मैं, मतलब ठीक है, मैं जैसा है, मतलब बात करने का भी मेरा तरीका, मैं जैसा भी हूँ तो वैसा, हाँ, 4 लोगों के साथ भी वैसे ओके। रहूँगा, और जैसा पहले था वैसा आज भी, मतलब कहीं जाता हूँ, कहीं मुझे इनवाइट करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो मैं बिल्कुल सबके साथ बिल्कुल बिंदास रहता हूँ, नॉर्मल रहता हूँ, ज़्यादा वो चीज़ है ही नहीं, मतलब कि मैं सोचते नहीं कि मैं कुछ हूँ करके। तो अब किस तरह के रोल देख रहे हो, मतलब अब कैसे रोल करना चाहते हो? मैं रोल ऐसा कि भले मेरे पिक्चर में 2 ही सीन हो, लेकिन वो हों तो फिर वो 2 सीन में समझो पूरा फिल्म मिल जाए, ऐसा कुछ हो। नहीं मतलब Negative। मनोज बाजपेयी बनना चाहते हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनना चाहते हो? ये तो खैर बहुत बड़े हमारे, नहीं, वो उनको भी वैसे रोल मिले कि हाँ हाँ वो बिल्कुल राजपाल यादव का वो एक सीन था शूल में कुली वाला, जी, और उसी से वो राजपाल यादव हो गए। बिल्कुल मनोज बाजपेयी जब स्टेशन पे उतरते हैं, और बिल्कुल तो मतलब वैसे रोल का बिल्कुल। इंतजार है। एक्चुअली क्या आपको बताऊं, जितने भी एक्टर हैं ना, सारे एक्टरों की इंस्पिरेशन होते हैं ये। मतलब हम तो हवा में कुछ ऐसी सोच के तो आ नहीं गए, मतलब किसी न किसी को देख के आदमी होता ही है कि यार इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है। उसके साथ आपको अपनी चीज़ निकाल के फिर आपको अपना नीरज बनाना है, ऐसा। हम भी नवाज भाई को देख के यार क्या बढ़िया मतलब एक्टर हैं, और ये मनोज बाजपेयी हो गए, के मेनन साहब हो गए, इरफान खान मेरे बहुत फेवरेट हैं। मतलब उनका तरीका तो होता है कि मतलब इन्होंने जो मुकाम हासिल किया यार मुझे भी करना है। बहुत ज़्यादा लालच तो नहीं, लेकिन इतना कि भाई इनसे बड़ा नहीं हुए तो कम से कम इनके थोड़ा बहुत करीब कोशिश, पहुंच हाँ जाए मतलब कि लोग जाने, काम से जाने हाँ लगे। काम से जाने की अच्छा एक्टर है ये। तो यही प्रयास रहता है, और बाकी किस्मत पे और काम पे छोड़ देता हूँ। जितनी आप मेहनत करेंगे इतना आपको मिलेगा, ऐसा है। तो हमारे दर्शकों को एक तो आप ये बता दीजिए कि वो वेब सीरीज़ और टीवी सीरियल फिल्में कुछ गिना दीजिए जिसमें आपने काम किया है। जैसे स्टार्टिंग में एक तो फिल्म थी सबसे पहली, जिस कैमरे को जब मैंने देखा था, साईं बाबा। उसके बाद दीपक बजाज की मुंबई गॉडफादर। उसके बाद फिर सीरियल की तरफ आए तो कुंडली भाग्य, उतरन, लाडो, सपनों से भरे नैना, सपने सुहाने लड़कपन के, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, बहुत सारे सीरियल। तो मतलब मैंने 25 से ज़्यादा सीरियल्स किए हैं। ओके। जिसमें तारक मेहता की मैंने 30-40 एपिसोड किए हैं अलग अलग कैरेक्टर में, और क्राइम पेट्रोल की भी 30-40 स्टोरीज की हैं, बहुत काफ़ी। और एक कुंडली भाग में एक अच्छा ट्रैक था मेरा बालाजी का। बालाजी के ऐसा था कि सबसे पहली बार जब बालाजी गया था तब उन्होंने गेट से भगा दिया था, और फिर इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि बालाजी के लगभग मैंने 5 सीरियल कर लिए हैं अच्छे अच्छे कैरेक्टर में। और अभी हाल ही में आश्रम के बाद यशराज में मैं एक कैरेक्टर के लिए शॉर्ट लिस्टेड हूँ 90%। ओके। मतलब मैं लॉक हूँ, लेकिन जब तक एग्रीमेंट नहीं हो जाता मैं फाइनली। लेकिन और वेब सीरीज़ में क्या क्या कर लिया है? वेब सीरीज़ में मतलब मैंने शुक्ला द टेरर की थी, मतलब MX प्लेयर की थी वो सीरीज़। और एक फिल्म की है गुदना, जो मेरे दोस्त ने बनाई है, MP में शूट हुई थी, तो उसमें मैंने एज ए लीड हीरो किया है। एक T सीरीज़ का एक एल्बम किया था मैंने। और गंगा जल, कलंक में भी था मैं, वरुण धवन की जो 5-6 दोस्त होते हैं ना, बहुत उसमें फुटेज नहीं मिला। गंगा जल 2 हो गई, कलंक हो गई, और बस बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ओके। तो अब ये जो नए आर्टिस्ट जो बम्बई जाना चाहते हैं या अपने करियर में एक्टिंग को अपनाना चाहते हैं जी, उनके लिए क्या एडवाइस है अपने इतने सालों के अनुभव के आधार पे? जैसे कौन सी गलतियां जो तुमने करी जो वो ना करें? सबसे पहले तो ना अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, वो अच्छा। पढ़ाई कंप्लीट कर लें, 10वीं 12वीं ऐसा करके ना जाएं। वो पढ़ाई कंप्लीट करें और कोशिश करें कि अगर वो NSD तो बहुत मुश्किल होता है तो कम से कम FTI कर लें। क्योंकि मैंने देखा है कि NSD और FTI का ना ट्रीटमेंट अलग होता है इंडस्ट्रीज में, बड़ी तवज्जो दी जाती है, कलाकार को तवज्जो दी जाती है। बिल्कुल। अच्छा। मतलब कि पर जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो NSD के थे। हाँ,
पर वो फिर भी स्ट्रगल रहा। वो रहा उनका, वो पता नहीं लेकिन उनका शायद भाग्य। वेब सीरीज के आने से दौर बदल गया है, ऐसा भी है। हाँ, वेब सीरीज के आने से दौर बदल गया कि मतलब लोगों को ज्यादा मौके मिलने लगे हैं। साधारण चेहरों को ज्यादा हाँ, चॉकलेटी हीरो का दौर थोड़ा बिल्कुल कम हो रहा है। मेरे साथ जैसे वैसे ही था कि लुक मेरा दिल्ली वाले जो होते ना क्यूट वाले, वैसा वाला था नहीं। हाँ। उस वजह से मुझे नेगेटिव मिलते रहे। मतलब हमारी इंडस्ट्री में काला तो विलन, गोरा तो हीरो, ये परिभाषा चलती है उधर। तो और मैं नहीं मानता उस चीज को। जैसे कास्टिंग वाले बोले आप सर इसमें लुक नहीं जा रहा आपका इसमें। मैंने बोला इसमें है क्या? नहीं, इसमें रिच लुक चाहिए। अब देखिए, आप अगर जब कुछ नहीं है ना तो आपको रिच लुक में चाहिए तो रिच ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ बन गए, जैसे एक हमारे उदाहरण नवाज भाई है, बड़े बड़े रिच लुक वाले कैरेक्टर नवाज भाई करते हैं। तो ये तो उन्होंने बीट कर दी ना उस चीज को, झुटला दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप इस लुक में फिट नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एस्टेब्लिश हो गए हैं, आपने कुछ मतलब ब्लास्ट कर दिया है, अच्छा कुछ अपने काम करके दिखा दिया इंडस्ट्री में, तो आपको वो रिच भी बता सकते हैं, डॉक्टर भी दिखेंगे आप भिखारी भी बना सकते हैं आपको, आप मिलीनियर भी बना सकते हैं आपको। दर्शकों के बीच में आपकी स्वीकार्यता बढ़ जाने से फिर वो सब सेट हो जाता है। कुछ भी बना दो आप, उनको चलेगा। अभी पर वो लोग भी अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि इतना पैसा लगा रहे होते हैं और वो एक व्यापार है। हाँ बिल्कुल। तो वो पैसा डूबना नहीं चाहिए उनका, वो सेफ खेलना बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए वो कास्टिंग डायरेक्टर इसलिए बना ही है। हाँ, वो आपको इसलिए थोड़ी ना ले लेंगे कि आप बम्बई आए थे भैया बस नहीं, करने। नहीं। वो आप एस्टेब्लिश हो गए, जैसे नवाज भाई हो गए, तो वो नवाज भाई वो अलग फिर लोग नवाज भाई की वजह से वो एपिसोड देखते हैं या वो फिल्म देखते हैं। हाँ, तो इसलिए उनको लेना जरूरी है कि भाई उनका नाम है, ये कास्ट करो इनको। तो वो उनको वो करेंगे, फिर उनको उनका काम होता है कि आपको क्यों वो रिच लुक दें करके। हाँ। नवाज भाई की वाइफ से मुलाकात है हमारी, जबलपुर में वो डॉक्यूमेंट्री एक शूट कर रही थी और जिलेरी घाट में गर्मी के दिनों में तैरना सीख रही थी। अच्छा। तो तब पता चला कि ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ हैं और जबलपुर की हैं, अंजना पांडे। तो उनसे तब मुलाकात हुई थी। आप ये भी बता दें कि अब जो ये वेब सीरीज का दौर आया है जी, इसमें मध्य प्रदेश में भी बहुत काम हो रहा है। बिल्कुल 90% काम जबलपुर में। तो इस चीज़ को, ये चीज़ बहुत अच्छी भी है। हाँ। और थोड़ा सा इस चीज़ से मेरे को वो भी लगता था कि यार हम तो पूरी मतलब घर बार छोड़ के बम्बई गए, होम टाउन छोड़ के, मतलब परिवार से दूर होके हम स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में, और इन लोग जाके भोपाल में शूट कर रहे हैं। मुंबई यहाँ आ रहा है। हाँ, तो इस चीज़ के लिए परेशान भी हो जाता था मैं। हाँ। कि यार ऐसा कैसे चलेगा? अगर मान लो सारे लोग अगर भोपाल में या यूपी में जाके शूट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इधर? क्योंकि जब मैं गंगा जल कर रहा था ना, तो गंगा जल 2 में ना सिर्फ लीड कास्ट को लेके प्रियंका चोपड़ा जो मेन थे, मानव कौल वगैरह, और बाकी विकास सर ने ना पूरा जो कैरेक्टर रोल छोटे छोटे कैमियोज वाले भी सारे भोपाल से लिए। तो मैं सोचता था यार मेरे को तो चलो मिल गई गंगा जल की। मैंने बॉम्बे, मतलब उनके ऑफिस में जाके मैंने मीटिंग की थी इस चीज़ के लिए बॉम्बे में। लेकिन मैंने कहा जो मुंबई में रह रहे हैं वो कोई भी नहीं दिखे मुझे, जो स्ट्रगल करने के टाइम जो स्ट्रगलर हैं उधर के जो घूमते हैं, वो एक भी बंदा नहीं था इधर इस शूट में। तो मैंने कहा ये तो बड़ा गलत सा हो रहा है यार, इन लोगों के साथ ये पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके इधर बैठे हुए हैं। नहीं, और भी फिल्में हो रही हैं जो यहाँ पे लोकल कलाकार काफ़ी लिए जा रहे हैं। हाँ, तो क्या नीरज मध्य प्रदेश में कोई प्रोडक्शन चालू करेंगे अपने अनुभव के आधार पे, और यहाँ के कलाकारों के साथ मिलके कोई वेब सीरीज़ लाएंगे? ऐसा कभी सोचा आपने? जी, प्रोडक्शन हाउस खोलने का तो नहीं सोचा। और मैं जितने भी मेरे दोस्त भी हैं जो मेरे बहुत आपसी के, उनको बोलता भी नहीं हूँ कि पैसे लगाओ क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि भाई, क्योंकि इसमें बड़ा श्योरिटी नहीं होती है, निकल गई तो निकल गई। मैं कभी, मेरे बड़े बड़े दोस्त हैं, मतलब बिल्डर हैं जो करोड़पति लोग हैं, अगर मैं उनसे बोलूँ तो वो 2-4-5 करोड़ रुपए ऐसे ही लगा देंगे। लेकिन मैं नहीं बोलता कि नहीं, किसी को ज़मीन खरीदने के लिए बोल दूंगा कि भाई खरीद लिए तब तेरे को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इसमें बड़ा रिस्क है। तो मैं वो दाग नहीं लेना चाहता अपने ऊपर कि मेरी वजह से किसी का पैसा डूब जाए या फंस जाए। तो काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मतलब मुझे, मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं 5-6 करोड़ रुपए, लेकिन मैं नहीं बोलता उनसे। तो ये नीरज हमारे साथ आज थे। और नीरज, एक बात और है कि आज ही समाचार मिला है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट जी एक्सपायर हो गए, जी, सतीश कौशिक जी। तो हमारी तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जी। और बहुत आपका उनसे परिचय भी था? हाँ, परिचय था, उनसे बात होती थी हमारी, और मैं उनको अपने काम की वीडियोस भेजता रहता था व्हाट्सएप पे, और फेस्टिवल में विश करता रहता था। क्योंकि बड़े कलाकारों के, जैसे सोनू सर के साथ भी मैंने काम किया है, तो
झंडू बाम का एक ऐड किया था उनके साथ। तो मतलब कलाकार इतने व्यस्त होते हैं जो बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको आप बार बार कॉल नहीं कर सकते। तो मैं कभी कॉल नहीं करता था, मैसेज ही कर देता था कि भाई मैसेज से एटलीस्ट डिस्टर्ब नहीं होता बंदा। तो सतीश सर को भी मैं करता था। जब आज ही न्यूज़ देखा मैंने तो बड़ा शॉक्ड हो गया कि यार ये तो मतलब और बड़े हंसमुख स्वभाव के थे, जॉली बहुत, नेचर थे। हाँ, मैं काम भी मांग रहा था उनसे कि सर मुझे काम करना है आपके साथ, और उम्मीद भी थी कि आने वाले समय में अगर वो कुछ बनाते तो मुझे देते हैं। जैसे कि विकी कौशल के जो डैडी हैं श्याम कौशल जी, उनसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, बहुत मानते हैं मुझे वो। तो उन्होंने बोला कि बेटा जिस दिन मैं एज ए प्रोड्यूसर कुछ बनाऊंगा ना, तेरे को 100% लूँगा मैं। एक्शन डायरेक्टर हैं वो। गंगा जल के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। तो ये सुबह जो न्यूज़ सुनी, इसमें बड़ा मतलब बुरा लगा, और मतलब लगा कि यार लाइफ का कोई भरोसा नहीं है आदमी का। बस इतना है कि सबके साथ मिलजुल के रहो, खुशी से रहो, किसी से बुराई ना रखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। और ये मेरा वो मेरा, और किसी का काम छुड़ा लेना, या मैंने अगर इसका ऐसा भी चलता हमारे यहाँ कि किसी को यार इसको मैं अगर किसी का एड्रेस बता दूंगा, या इधर ऑडिशन चल रहा है, कुछ एक्टर होते हैं कि बताते नहीं हैं। जब उधर से ऑडिशन खत्म हो जाएंगे तब बताएंगे यार देख लेना उधर ऑडिशन चल रहे हैं, जब खत्म हो गया है। ऐसे हमारे हैं कुछ दोस्त लोग, हमारे कुछ सीनियर भी हैं जो जबलपुर के हैं, मुंबई में रहते हैं, जो कभी हेल्प नहीं करते, बताते नहीं है। अच्छा, जबलपुर के काफ़ी कलाकार हैं मुंबई में? हाँ, बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, बहुत लोग हैं। मतलब और वहाँ मुलाकात होती है उन लोगों से? हाँ, टच में है वो? कुछ लोगों से होती है, जैसे कभी टकरा गए तो, जैसे हमारे यहाँ के बीके तिवारी जी हैं, वो हमारी जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वहीं रहते हैं, तो चलता रहता। तो वो मतलब आपका कुछ नहीं है, मतलब आपकी किस्मत में जो लिखा है ना वो कोई ले नहीं सकता, और जो नहीं है तो वो दे नहीं सकता। तो सबकी मदद करो। मतलब एक्टिंग में अगर आप बिलीव करेंगे, जो मेरे साथ मतलब जो गुजरा है, मतलब मुंबई के दौरान जो संघर्ष किया मैंने रहने के लिए ना, तो उसके एवज में मैंने ना वो चीज़ को समझा कि मतलब क्या तकलीफ क्या होती है किसी को। एक मैं लोगों के यहाँ बैठने जाता था, दोस्तों के यहाँ, तो उनके कोना देखता था कि यार इतनी जगह काफ़ी हो जाएगी सोने की। अब मैं मेजरमेंट कर लेता था कि इधर इतने सोने दे देगा कोई तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ। तो वो जो मैंने तकलीफ झेली है, तो मैंने जबलपुर में, आप बिलीव नहीं करेंगे कि करीब ऐसे 40 से 50 लोग हैं जिनको मैंने अपने घर पे रखा। उसके बाद उनको रास्ते मिल गए तो वो अपना सेट हो गए, क्योंकि वो शुरुआत के जो दिन होते ना पैर जमाने वाले, वो उसमें आपको कोई मदद कर दे तो बाद में तो फिर पंख आते हैं तो आदमी उड़ान भर ही लेता है। तो बहुत सारे लोग हैं जबलपुर के जिनको मैंने, भैया आना है, हाँ ठीक है आ जाओ। तो जब तक शादी नहीं हुई, शादी के बाद भी बल्कि कुछ लोगों को मैंने 4-5 दिन स्टे करवाया घर पे, फिर बाद में उनका इंतजाम करवाया, क्योंकि अब इतने सारे सर्कल हो गए दोस्तों का, किसी को फ़ोन करो कि यार एक बंदा रख ले साथ में पीजी में, तो कोई भी 2-3-4 हज़ार रुपये लेके ना मिल जाती जगह। तो मैंने ये चीज़ में तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के, मतलब बल्कि कई बार घर वाले भी ना, किसी को भी तुम रख ले तो बिना जान पहचान के, जिनसे फेसबुक में मैं जुड़ा हूँ जबलपुर से, मैसेंजर में उनने दिया नंबर, सर नंबर दे दो आप, मुझे आना है, ठीक है। तो सबको मतलब मैं जितना हो सकता मैं करता हूँ, रहने का और रास्ते बता दिए। तो जबलपुर के कलाकारों से ये एक अच्छी न्यूज़ है कि नीरज भैया बम्बई में हैं, कभी कोई मदद लगे बिल्कुल तो उनसे संपर्क करें। और इन्होंने जो तैयारी करी और जो स्ट्रगल किया और जो मेंटल स्ट्रेंथ इन्होंने दिखाई और वहाँ टिके रहे और आज एक मुकाम तक पहुँचे हैं, हमारी शुभकामना है कि नीरज आगे भी इसी तरह से बढ़ते रहें और अच्छे अच्छे रोल करें। जैसे रोल वो करना चाहते हैं वैसे उनको रोल मिले और संस्कार धानी का नाम रोशन करें। हम सबको बड़ी खुशी होगी। और इस एपिसोड को ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए आपको कैसा लगा। कुछ सवाल हैं तो कमेंट में पूछिए, नीरज जी उसके जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।